सभी को नमस्ते जी। संसार भर में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना मानते हैं या ऐसा मानते हैं कि जो सारे संसार का व्यवहार है, इस सारे संसार में केवल एक मूल सत्ता की विद्यमानता है, अर्थात जो ये जड़ प्रकृति है मूल रूप से यही है। इसके अलावा अन्य कोई चेतन सत्ता जो मूल रूप से विद्यमान नहीं है। जितने जड़वादी हैं, जो नास्तिक रूप से हैं, या अनेकों जो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि उनका तो कार्य ही पूर्ण रूप से प्रकृति के रहस्यों का ही जानना होता है, तो उनका ये मानना है कि संसार का जो सारा व्यवहार है वो केवल एक मूल सत्ता जो प्रकृति की है, जड़ सत्ता है, केवल उससे ही चल जाता है। किसी चेतन सत्ता की आवश्यकता नहीं है, कोई चेतन सत्ता अलग से विद्यमान नहीं है। और ये चेतनता भी जो दिखाई देती है ये तो केवल इन जड़ पदार्थों के ही एक विशिष्ट संयोग से और विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होने से ही वो कॉन्शियसनेस, वो चेतनता जो है आ जाती है, उसका आविर्भाव हो जाता है और उससे जो वो काम चल जाता है। और वो जैसे ही वो संयोग उस रूप से बिगड़ता है तो वो चेतनता भी जो है वहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम अनेकों ऐसे प्रमाण इसमें देख सकते हैं, जान सकते हैं, दार्शनिकों ने तो, वैदिक दर्शनों में तो अनेकों प्रमाण इस रूप से दिए ही दिए हुए हैं, अपितु वैज्ञानिक प्रमाण भी इस प्रकार के अनेकों हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि केवल एक जड़ सत्ता से सारे संसार का व्यवहार नहीं चल सकता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई मूल चेतन सत्ता भी दूसरी अवश्य है, अर्थात जड़ के साथ साथ चेतन सत्ता की भी विद्यमानता है। इसके पक्ष में वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, दार्शनिक प्रमाण भी हैं। तो आइए कुछ वैज्ञानिक प्रमाण जो हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। और वो वैज्ञानिक प्रमाण यहाँ बहुत सरल से मैं 5 प्रमाण दूंगा, उसके अलावा और अन्य और भी प्रमाण हो सकते हैं। तो आइए उन प्रमाणों को देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लेते हैं कि जैसे है कि संयोग और वियोग का सिद्धांत। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो पदार्थों का संयोग है और वो वियोग है, वो उनका स्वाभाविक गुण है, वो अपने आप जो है संयोग और वियोग होता रहता है, उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना जानना जरूरी है कि यदि संयोग और वियोग चूंकि दो विरोधी गुण हैं, तो एक पदार्थ में एक ही समय में इन दोनों गुणों का पाया जाना जो वो संभव नहीं है। या तो संयोग ही होगा या वियोग ही होगा। और यदि संयोग होगा तो सब कुछ बनता बनता चला जाएगा, और वियोग होगा तो सब कुछ बिगड़ता बिगड़ता चला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि ये संयोग और वियोग का इनका स्वाभाविक गुण नहीं है, अपितु इनको संयोग और वियोग कोई अन्य सत्ता जो है इनका करवा रही है। और वही जो अन्य सत्ता है वही क्या कहलाती है, वही चेतन सत्ता है। उसी का अस्तित्व जो वो चेतनता के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो ये एक प्रमाण हुआ जो कि इस वैज्ञानिकों की तथ्य का जो है या जड़वादियों के तथ्य का खंडन करता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमाण है, दूसरा प्रमाण हम कह सकते हैं कि जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जो चीज है ही नहीं उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती है, जो किसी न किसी रूप में विद्यमान नहीं है। और फिर जब चेतनता की बात आती है तो कहते हैं कि जब ये पदार्थों का विशिष्ट रूप से संयोग होता है, विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वहां पर चेतनता का आविर्भाव हो जाता है। और जब है ही नहीं चेतनता तो उसका आविर्भाव कैसे हो जाता है? अगर ऐसे उसकी उत्पत्ति मान ले, ऐसे उसका उत्पन्न होना मान ले, तो फिर ये अभाव से भाव की उत्पत्ति का सिद्धांत ही उनका खंडित हो जाता है, सिद्धांत ही ये बेकार हो जाता है। जबकि वास्तविकता ये सिद्धांत है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि उन परिस्थितियां उत्पन्न होने पर चेतन सत्ता विद्यमान है, वो केवल प्रकट रूप में वहां पर जो है उपस्थित होती है, और चेतन सत्ता पहले से ही इस जड़ प्रकृति के साथ साथ विद्यमान है। इसके अलावा जो तीसरा जो नियम है, तीसरा जो एक प्रमाण इसमें दिया जा सकता है कि गति का सिद्धांत है, जो आपके जितने भी वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं। न्यूटन ने वो गति के सिद्धांत दिए थे लॉ ऑफ मोशंस के नाम से, कि कोई भी जड़ वस्तु ना अपने आप गति कर सकती है, ना उसकी गति को अपने आप उसकी गति रुकती है, ना ही उसकी गति में परिवर्तन अपने आप से होता है। कोई ना कोई बाह्य शक्ति जो है उसको गति प्रदान करती है। और हम जब देखते हैं अपने चारों तरफ जो देखते हैं तो जितने भी पदार्थ हैं
हैं उन पदार्थों के छोटे से छोटे कण को यदि देखा जाए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक को अगर देखा जाए तो उसमें भी निरंतर गति विद्यमान है, निरंतर गति हो रही है और इन पदार्थों का संयोग भी होता है तो वो भी गति से ही होता है। इसका अर्थ है कि उनको कोई ना कोई गति देने वाली सत्ता है, कोई ना कोई गति दे रहा है और जो वो गति दे रहा है उस गति देने वाला ही वो चेतन सत्ता है। उसके अलावा अगला इसमें प्रमाण दिया जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है इसका आदि भी है और अंत भी है, अर्थात बिगिनिंग भी है और एंड भी है। लेकिन बिगिनिंग और एंड, आदि और अंत किसी न किसी क्रिया का होता है, एक्शन का होता है। और क्रिया के साथ ये आवश्यकता है कि क्रिया कभी भी बिना कर्ता के नहीं हो सकती है। तो ब्रह्मांड का बिगिनिंग, इस यूनिवर्स का बिगिनिंग और एंड है, तो ये एक क्रिया है और क्रिया का कोई ना कोई कर्ता अवश्य है, बिना कर्ता के क्रिया नहीं हो सकती है। और इसको जो है, इस क्रिया को करने वाला ही जो है वो चेतन सत्ता है, जो मूल रूप से विद्यमान है, जो इसके बनने से पहले से ही विद्यमान है। अर्थात जड़ प्रकृति के साथ साथ चेतन सत्ता की भी विद्यमानता है। उसके बिना जो है वो व्यवहार चल नहीं सकता है, उसके बिना काम चल नहीं सकता है। इसके अलावा एक और प्रमाण, पांचवा प्रमाण यहां पर लेते हैं, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का एक सिद्धांत है कि जिस पदार्थ की जो वो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो पदार्थ जितना जटिल होता है, जिसकी संरचना जितनी कॉम्प्लेक्स होती है, उसके अपने आप बनने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। अपने आप बनने की संभावना उसकी उतनी ही कम हो जाती है जितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे कोशिका है, जो जीव की सबसे छोटी इकाई है, उस कोशिका की संरचना ही इतनी जटिलता से है कि वैज्ञानिक कहते हैं, और उन्होंने एक गणितीय अनुमान इसमें लगाया कि यदि इस कोशिका की संरचना की अपने आप बनने की संभावना देखी जाए तो क्या संभावना होगी, तो वो संभावना बनती है 10 की घात 160 में से 1। अर्थात अगर 1 के अंक के साथ 160 जीरो लगा दी जाए और वो जो संख्या बने तो उसमें से 1 की संभावना जो वो अपने आप बनने की उस सेल की है। जब एक सेल की अपने आप बनने की संभावना इतनी कम है कि 1 को 160 जीरो लगाने पर जो संख्या बनी उसमें से 1 है, तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स डिजाइन है इस प्रकृति में। ये जीवों के शरीर जो बने हुए हैं, प्रकृति में भिन्न भिन्न रचनाएं हैं, तो उनकी कितनी कॉम्प्लेक्स एक प्रकार से संरचना है, कितनी जटिल संरचना है, तो उसके तो बनने की संभावना ही अगर ये कहें कि एक प्रकार से नगण्य हो जाती है, वो अपने आप बन ही नहीं सकती है। तो उसकी कोई ना कोई उसका क्रिएटर है, और वो जो क्रिएटर है इसे सारे उसका वही जो है ईश्वर है, वही से उसे ही कहा जा सकता है कि वो एक चेतन सत्ता है और वो मूल रूप से विद्यमान है। तो इस प्रकार से अनेकों और भी ऐसे प्रमाण हो सकते हैं और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो चेतन की सत्ता है वो प्रकृति की सत्ता के साथ साथ ही विद्यमान है। चेतन जो अभौतिक है, जो आत्मा परमात्मा के नाम से जिसको लोग जानते हैं, उसका अस्तित्व भी जड़ प्रकृति के साथ ही साथ है। इसके अनेकों प्रमाण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दिए जा सकते हैं। दर्शनों में तो इसके प्रमाण भरे ही पड़े हैं, और आगे किसी वीडियो में जो है दर्शनों में जो इसके प्रमाण दिए गए हैं उनको कुछ प्रमाणों को लेंगे, और इसके अलावा जो है कैसे चेतन सत्ता का जो जड़ के बिना काम नहीं चल सकता है और जड़ का चेतन के बिना काम नहीं चल सकता है, इस सारे व्यवहार को चलाने के लिए जो सारा व्यवहार संसार में जो दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों की उपलब्धता, दोनों की जो है विद्यमानता, दोनों का मूल रूप से अस्तित्व जो है वो होना अनिवार्य है। ऐसे अनेकों प्रमाण जो है वो दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो वैदिक सिद्धांत हैं और जो वैदिक दर्शन हैं, जो हमारे आर्य पूर्वजों के द्वारा जो सदा से जिनको हम स्वीकार करके मानते चले आए हैं, वही एक रूप से अगर सही जो है वो कहे जा सकते हैं, और उनको अपनाकर जानकर ही इन सत्ताओं के बारे में ठीक ठीक जाना जा सकता है।
इनको ठीक ठीक जानकर ही व्यक्ति अंधविश्वास आदि से बच सकता है। जो धर्म है ईश्वर के नाम पर जो पाखंड और आडंबर चलता है उससे बच सकता है, क्योंकि धर्म और ईश्वर के नाम पर पाखंड को देखकर ही अनेकों युवक नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें ठीक ठीक उस सत्ता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से जब पता चल जाता है तो उस अंधविश्वास से बच जाते हैं और नास्तिकता से भी बच जाते हैं। तो इसलिए ये कुछ प्रमाण है, आप और अधिक इस पर चिंतन कर सकते हैं। अब केवल इतना ही। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद।